महंगी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस आज आधुनिक मानव के लिए एक लक्ष्य बनता जा रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने मौजूदा स्थिति में सुधार करना चाहता है। क्या ये स्थिति में सुधार प्रारंभिक समय से चलता आ रहा है? हम आदि मानवों के समय के बात करें यहाँ पर कि जो आदि मानव था किस प्रकार जंगलों में रहा करता था, उसने धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं के चलते खुद को परिवर्तित किया, खुद को नई आदतों में ढाला और इस प्रकृति में कुछ आधारभूत परिवर्तन कर डाले। इस आधारभूत परिवर्तन में कुछ प्रकृति को नुकसान भी हुआ और कुछ फ़ायदा भी। चलिए खैर, हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि ये जो सकारात्मक परिवर्तन है ये विकास की प्रक्रिया के तहत हुए हैं और ये विकास की प्रक्रिया है क्या। हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद अजीत में। और आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम ही विकास है। बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि सर ये चैप्टर समझ नहीं आता, फिर भी आज हम इस चैप्टर में बहुत सरलता से देखेंगे, बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि आखिरकार ये विकास है क्या। विकास को सामान्यतः इंग्लिश में डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, फिर भी ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो है। तो शुरू करते हैं हम विकास की परिभाषा से। विकास की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, जो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धीरे धीरे किसी व्यक्ति या समाज में सकारात्मक सुधार होने लगते हैं और जीवन की स्तर या गुणवत्ता में बेहतरी आती है, तो इसे विकास कहा जाता है। अगर मैं यही बात सीधे सरल शब्दों में कहूँ कि जिस प्रकार एक आदि मानव ने अपने जीवन में धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं के चलते जीवन को सुधारा और नई नई चीज़ें सीखी, तो यहाँ पर उसने अपने आप में क्या किया, सुधार किया। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं सामान्य से, जैसे किसी मोहल्ले में सड़क का बनना, किसी व्यक्ति की आय की वृद्धि में होना, किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना। या हम ये बात करें यहाँ पे कि धीरे धीरे जितना भी जो परिवर्तन हो रहा है एक विकास को दिखाता है। अब विकास तो पता चल गया सभी को विकास क्या होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हम मान लेते हैं एक आप सामान्य से व्यक्ति होने के नाते आपका एक सामान्य सा लक्ष्य होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बेरोजगार व्यक्ति होगा तो उसका लक्ष्य होगा कि उसे अच्छा रोज़गार प्राप्त हो। अगर वहीं भूमिहीन किसान होगा तो उसका एक लक्ष्य होता है कि कम से कम उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होनी चाहिए। वहीं थोड़ा सा आगे और चलते हैं, समान आय वाले व्यक्ति का एक सपना होगा कि भाई आय में वृद्धि होनी चाहिए, उसका लक्ष्य होता है आय में वृद्धि। और देश के जो अर्थशास्त्री होते हैं उनका जो मानना होता है कि जो GDP, देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें वृद्धि हो। और एक व्यापारी हमेशा जब काम करता है तो यही सोचकर कि व्यापार में उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो विकास का लक्ष्य होता है वो अलग अलग होता है। फिर भी हम यहाँ पे विकास के 2 पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर देखें तो एक जो विकास होता है सभी को एक जैसा लाभ नहीं देता, किसी को लाभ देगा तो किसी को नुकसान हो देगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर उसके 2 पहलू, एक सकारात्मक नकारात्मक। विकास के विभिन्न पहलुओं में ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति का विकास हो और दूसरे का परेशानी के कारण। ऐसा क्यों है? मान लीजिए डैम बना और डैम बनने से एक व्यापारी और जो कारखाने में काम करने वाले जो कर्मचारी, भाई उन्हें बिजली चाहिए, डैम में बिजली बनाई जाएगी, व्यापारी को मुनाफा होगा और कारखाने में कारीगरों को आमदनी मिलेगी। लेकिन वहीं जिस स्थान पर डैम मतलब कि बांध बनाया जाएगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि उनका घर बार छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पे यही एग्जाम्पल है, जैसे बांध बनाने के से व्यापारी को लाभ और बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, लेकिन स्थानीय लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। तो साफ साफ पता चलता है कि जो विकास है वो अपने साथ साथ 2 पहलुओं को लेकर चलता है। एक तरफ व्यक्तियों का लाभ होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यक्तियों को इसकी हानि भी उठानी पड़ती है। तो आपको समझ आ चुका होगा विकास के 2 पहलू कौन से। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा अगले टॉपिक पे कि आय के अन्य लक्ष्य। आय क्या है? आय देखिए बोले तो इनकम या सैलरी। तो भाई आय क्यों चाहिए हमें? आय के साथ साथ हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, देखते हैं। विकास में व्यक्ति अपने आय के स्तर को तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन साथ के साथ ही वो कुछ अन्य चीज़ों भी प्राप्त करना चाहता है। भाई वो अन्य चीज़ें क्या है? हम कहते हैं भाई पैसा पैसा पैसा, पैसा ही सब कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि भाई एक व्यक्ति चाहता है कि पैसे के साथ साथ उसे समानता का अधिकार मिले, समाज में बराबरी का दर्जा मिले और अन्य लोग उसका आदर करें। साथ ही साथ और भी चीज़ें देखें यहाँ पे कि समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा कौन नहीं चाहता आज के समय में। आपसी सहयोग की भावना, भाई आज मैंने मदद की तो कल वो मेरी मदद करे। स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन, भाई पैसे के साथ साथ ज़रूरी है कि भाई मेरी सेफ्टी और सुरक्षा भी ज़रूरी है। मैं घर पे रहूँ ना रहूँ,
पारिवारिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, ये सभी क्या है हमारे यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए हम बात करेंगे भौतिक साधन अर्थात आय के साथ साथ उपरोक्त विकास के लक्ष्य भी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि सिर्फ पैसा ही नहीं, उपरोक्त ये चीज़ें भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होती। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं हम थोड़े से अगले अपने टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय विकास। अच्छा, राष्ट्रीय विकास होता क्या है? राष्ट्र मतलब पूरे देश के स्तर पर। देखा परिभाषा क्या लिखी है, देखते हैं। विकास की एक ऐसी गतिविधियाँ जिसमें देश की अधिकतर जनसंख्या लाभान्वित हो और साथ ही साथ आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर सभी प्रकार से देश में उन्नति देखने को हो, तो ऐसे विकास को राष्ट्रीय विकास कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बात बताई है कि जनसंख्या अधिकतर होनी चाहिए, मतलब सभी तो नहीं बताया मैंने, यहाँ पे अधिकतर जनसंख्या के बारे में बताया। भाई अधिकतर कहने का मतलब है, अभी हमने देखा कि भाई एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मोस्ट ऑफ दी पीपल, ज़्यादातर लोगों को इसका फ़ायदा ही हो, तभी राष्ट्र का विकास माना जाएगा। हम सभी का फ़ायदा तो एक समय में नहीं कर सकते कि ये थोड़ा यहाँ पे असंभव सा हो जाएगा कि हमने अक्सर सबका साथ और सबका विकास जैसी बात सुनी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा संभव हर बार नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास एक साथ हो पाए, क्योंकि एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए हानि होती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट। तो आगे देखते हैं राष्ट्रीय विकास के सामाजिक और आर्थिक घटक। तो राष्ट्रीय विकास के जो आर्थिक घटक है उसमें हम जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष बोले तो लेखा वर्ष, एक वर्ष मतलब एक साल में 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक का जो टाइम होता है, इसके बीच जितनी वस्तु और सेवाएं बनती हैं देश के अंदर, उसकी जो बाज़ार कीमत होती है उसका कुल योग आपका कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद। मतलब कि अगर भारत के अंदर जितनी वस्तु और सेवाएं 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल की 31 मार्च तक बनेंगी वो भारत की जीडीपी कहलाएंगी। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय भी हमारा क्या आर्थिक घटक का महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय देश को उन्नति और विकास को इंडिकेट करता है कि इसी प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर कोई देश अमीर या गरीब का पता चल पाता है कि कोई देश कितना संपन्न है या नहीं है। चलिए देखें, देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या के बीच जो अनुपात होता है उसे हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सामाजिक घटक। सामाजिक घटक में साक्षरता दर, निबल उपस्थिति अनुपात, जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर। सामाजिक घटकों से यहाँ पे अभिप्राय हैं जो हमारे समाज के सुधार के बारे में बताएं, मतलब विकास की ऐसी गतिविधियाँ जो समाज से संबंधित हो। मतलब समाज अगर पढ़ा लिखा होगा, साक्षर होगा, तो साक्षरता दर के बारे में हम जानेंगे। चलिए हम थोड़ी परिभाषा के तौर पर भी देख लेते हैं। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है? 7 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं वो शिक्षित है या नहीं, इसका अंदाज़ा हम साक्षरता दर के हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि जो बच्चे जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे देश का साक्षरता दर होगा। हम वहीं देखें निबल उपस्थिति अनुपात की बात करें। निबल उपस्थिति अनुपात का मतलब होता है 14 या 15 साल के जो बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल में भेजा जाता है, उनमें से क्या होता है कि कुछ उम्र के बाद मतलब 9वीं 10वीं 11वीं में आते आते कुछ स्कूल से धीरे धीरे हटने लगते हैं, कोई पारिवारिक स्थिति के चलते और कोई अन्य कारणों से। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 14 या 15 साल के जो कुल बच्चे हैं उनमें से जितने बच्चे स्कूल में उपस्थित होते हैं उनका जो प्रतिशत होता है उसे हम निबल उपस्थिति अनुपात के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे, इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा को हम सीधे सीधे तौर पर मान लें कि किसी व्यक्ति की एवरेज एज, मतलब बोले तो औसतन आयु। औसतन आयु का मतलब है कि इतनी व्यक्ति लगभग कितने वर्ष जीवित रहने की कैपेसिटी। इसका मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद गला घोट के मार दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक औसतन आयु मतलब कई लोगों की औसत निकाला गया यहाँ पे, तब जाकर जीवन प्रत्याशा दी जाती है। चलिए आगे बात करेंगे शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है? किसी स्थान पर मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए हैं और उनमें से कितने बच्चे अपनी 1 साल की आयु से पहले डेथ करते हैं। तो जितने भी बच्चे 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मृत्यु हो जाते हैं, मतलब कि उन्हें डेथ हो जाती है, तो इस आंकड़े को हम शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, आज़ादी के समय भारत में जो जीवन प्रत्याशा हुआ करता था वो 32 वर्ष का था, लेकिन मौजूदा 2016 के आंकड़ों के हिसाब से जो मृत्यु दर बताया गया है वो हो गया है आपका क्या 68.3 वर्ष, मतलब 68.3 वर्ष के हिसाब से आई है। और शिशु मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। देश के राष्ट्रीय विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक घटक, दोनों ही घटक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीडीपी की ग्रोथ की बात करें, प्रति व्यक्ति की बात करें,
तो अगर इनमें ग्रोथ हो रही है देश का पूरा विकास माना जाएगा। तो यहाँ पे आवश्यकता है कि साक्षरता दर भी ठीक हो, निबल उपस्थिति अनुपात, साथ के साथ जीवन प्रत्याशा या मृत्यु दर, जो कि आपके अन्य देश के विकास को भी प्रदर्शित करने वाली है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नए टॉपिक पे, जो कि है सार्वजनिक सुविधाएँ। तो सार्वजनिक सुविधाएँ क्या होती हैं? ऐसी सुविधाएँ और सेवाएँ जो सामान्य मानव जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे हमने देखा होगा कि हॉस्पिटल हो गए, सरकारी विद्यालय हो गए, पार्क हो गए, पब्लिक प्लेस, जनरली हम बात करें तो ये सारे क्या होते हैं? पब्लिक प्लेस, जहाँ पे कोई व्यक्ति आराम से आ जा सकता है। तो आजकल ये हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए कि डे लाइफ में बिना इन चीज़ों के हमारी जो डे लाइफ है वो पूरी ही नहीं होती। आगे थोड़ी बात करें इस पर कि आमतौर पर ये जो सामाजिक सुविधाएं होती हैं, हम इन्हें अन्य तौर पर और नाम देते हैं, जैसे कि होगी आपकी आमतौर पर सामुदायिक सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाओं में शामिल किया जाता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। जैसे क्या हो गया, आपका कोई मान लीजिए रोडवे बनाना है या फ्लाईओवर बनाना है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई प्राइवेट पर्सन इस पर अत्यधिक धन खर्च नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आवश्यकता होती है कि सरकार सार्वजनिक सुविधाओं पर अपना धन खर्च करती है। तो यहाँ पे साफ तौर पर लिखा कि सार्वजनिक क्षेत्र की सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है, क्योंकि यदि ये किसी निजी व्यक्ति के हाथ में पहुँच जाता है तो सामान्य वर्ग के व्यक्ति इससे क्या हो सकते हैं? वंचित हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई जो व्यक्ति होता है, कौन? प्राइवेट व्यक्ति, तो अपना वो लाभ के लिए काम करता है। तो सामान्य जो व्यक्ति होंगे, मान लीजिए पार्क पे जाने पर टैक्स लगा दिया जाए, मान लीजिए कि आप घूमने जा रहे हो और आपको गेट पे बोल दिया जाए कि आप 20 रुपये लगने वाले, तो आई थिंक आप वहाँ पे जाना पसंद नहीं करोगे, बिकॉज ऑफ कि आपके लिए वो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा डेली। नहीं, एक दिन की बात हो तो हम शायद सह भी लेंगे, लेकिन अगर जो वही चीज़ रेगुलरिटी होगी तो रेगुलर इस चीज़ को पे नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आवश्यक है कि सरकार इन चीज़ों को अपने हाथ में लेती है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि सरकार इन चीज़ों को अपने हाथ में लेती क्यों है? क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, एक व्यक्ति अगर खुद से खर्च करेगा तो उसे महंगा पड़ेगा बनाना। एक व्यक्ति इसके विकास का खर्च नहीं उठा सकता। तो सार्वजनिक सुविधाओं को जो बनाने का जो खर्च होता है, उसे विकसित करने का जो खर्च होता है, वो सरकार के हाथों में होना चाहिए। आई होप समझ आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अपने नए टॉपिक, विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता होती क्या है कि हम यहाँ पे ऐसे विकास की बात करेंगे जो कि लगातार चलेगा। एक ऐसा विकास जिसमें मौजूदा संसाधनों का प्रयोग ऐसे किया जाता है कि वह संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच पाएँ। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग करते हैं हम, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्योंकि अगर आज कोई भी चीज़ बचाई नहीं जाएगी तो आने वाली पीढ़ियाँ उससे क्या हो जाएंगी? बिल्कुल वंचित हो जाने वाली। तो ऐसे विकास को हम धारणीय विकास का नाम देते हैं। ऐसा होता है ना कि भाई आज जो धरोहर हमें मिली हुई है वो हमें बच्चों को देनी है, अपने जो इन फ्यूचर हमारे बच्चे आएंगे। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा कि भाई ये जो गिफ्ट दे रहे हैं हम, एज अ गिफ्ट जो भी नेचर है अपने बच्चों को, तो ये चीज़ें हमारे क्या फ्यूचर के बच्चों को काम आने वाली हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन, ये सारे क्या है? सीमित संसाधन। अगर ये आज ही ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ इन चीज़ों से क्या होंगी? इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगी। तो हमें आज इसका प्रयोग इस प्रकार से करना है ताकि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को भी मिल पाएँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।